नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या 28 जो 7 सितंबर 2020 को आपके पास आ गई थी। और इसमें आपका मेन टॉपिक है सर्वांग क्षमता। तो इसमें दिया हुआ आप इसको पढ़ लो, बहुत अच्छा इन्होंने दे रखा है। चलो मैं पढ़वा भी देता हूँ आपको जल्दी से। सर्वांग क्षमता का अर्थ है ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान हों यानी कि बराबर हों। सर्वांगसम आकृतियाँ समान आकार और समान माप की होती हैं। आपने पीछे ही पढ़ा है सर्वांगसम और समरूप दो नियम हमने किए थे। समरूप में आकार समान और माप समान हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन सर्वांगसम में क्या है, आकार और माप दोनों समान होनी चाहिए। जैसे आपके दोनों हाथ है, इसने एग्जाम्पल दे रखा है, आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो पूरा ढक लेंगे, दोनों आकार में समान होंगे और माप में भी, तो दोनों सर्वांगसम होंगे। ऐसे ही दो 10 रुपये के नोट हो गए जो एक जैसे नोट है। आजकल बहुत सारे नोट निकाल रखे हैं, तो 10 रुपये के एक जैसे नोट लेना, वो एक दूसरे के ऊपर रखना, एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे तो दोनों सर्वांगसम हो गए। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, भाई 100 रुपये का नोट लो और एक 10 रुपये का, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो ढकेंगे नहीं पूरा, जब पूरा नहीं ढकेंगे तो वो सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा ढक लेना तो सर्वांगसम है और ना ढके तो सर्वांगसम नहीं है। बस, तो आपको ऐसे 4 उदाहरण लिखने हैं, हम आपको लिखवा देंगे। इसने आकृतियों के द्वारा भी आपको समझा रखा सर्वांगसम के बारे में। और नीचे इसने देखा, आप प्रयास कीजिए में क्या नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि हाँ तो क्या इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं। असंगत भाग यानी जो भाग बराबर हैं वो संगत भाग हमें लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या क्या दिया था, मैंने उतार लिया कॉपी पे। एक्स वाई जेड और एक एल एम एन त्रिभुज दी हैं 2। ठीक है, इनमें हमें बताना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। ठीक है, अब सर्वांगसम में क्या होता है, सर्वांगसता में समान आकार होना चाहिए, समान माप। तो पहला काम तो ये है कि आप जब इस त्रिभुज के ऊपर इसको रखोगे तो ये पूरा ढक लेनी चाहिए, तो आपकी क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। और दूसरा ये है, अगर आपको सर्वांगसम देखना है तो इनकी भुजाएं देख लो। इसकी भुजा एक्स जेड 10 सेंटीमीटर है, एल एन 10 सेंटीमीटर, वाई जेड 9 सेंटीमीटर है, इसकी एम एन 9 सेंटीमीटर, इसकी एक्स वाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी एल एम 4 सेंटीमीटर। यानी दोनों की भुजाएँ आपस में मिल रही हैं। ये भुजा इससे मिल रही है, वाई जेड किससे मिल रही है, एम एन से, और एक्स जेड किससे मिल रही है, एल एन से। ठीक है, और कोण भी आप देख सकते हो, कोण जेड 20 डिग्री है, कोण एन 20 डिग्री, कोण एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिग्री है, एल के 50 डिग्री के, कोण वाई 110 डिग्री है, ये एम की इक्वल आ जाएगा 110 डिग्री के। ठीक है, तो इसके कोण भी बराबर हो गए। जब कोण और भुजाएं दोनों बराबर हो जाएं, एक त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज के संगत भुजाओं या कोणों के, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज क्या है, ऐसे लिखते हैं, देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड लिख दिया आपने, एक्स वाई जेड सर्वांगसम का चिन्ह है, ये ध्यान रखना, सर्वांगसम है किसके। अब ये वाले त्रिभुज लिखते टाइम ध्यान रखना है, देखो कैसे लिखेंगे। एक्स कोण कितना है, 50 डिग्री का, तो आपका कौन से वाला कोण आएगा, एल आएगा। ठीक है, एल बराबर है ना इसके, 50 डिग्री है तो एल आएगा, ध्यान रखना, त्रिभुज एल। ठीक है, ऐसे ही देखो हमने वाई लिखा, वाई कितना 110 डिग्री, अब इसमें वाई कौन सा है, एम, तो क्या आएगा यहाँ पे, एम आएगा। ऐसे इसमें अगला कौन सा, जेड, जेड कितना था 20 डिग्री, और 20 डिग्री कौन सा, एन है, एन 20 डिग्री है तो एन आएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम होगी त्रिभुज एल एम एन की, ऐसे लिखा जाएगा। यह दूसरा तरीका है, आपने एक्स वाई लिखा, एक्स वाई भुजा किसके बराबर है, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, एल एम भी 4 सेंटीमीटर, एल एम के तो पहले एल एम लिखो। ठीक है, फिर आपने लिखा 2 ले लो, वाई जेड लिखा, वाई जेड कितनी 9 सेंटीमीटर, और इनमें 9 सेंटीमीटर कौन सी है, एम एन, तो किसके क्या लिखोगे आप, एम एन लिखोगे। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप चाहो लिख सकते हो। तो दूसरा इसने पूछा था, यदि हाँ तो क्या आप इन त्रिभुजों के संगत भागों के नाम लिख सकते हैं। हाँ, तो आप संगत भागों के नाम लिखते हैं।
ठीक है। तो बाई हम लिखते हैं CPCT। अब ये CPCT क्या होता है? CPCT होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये होता है। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये नियम होता है कि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम CPCT बोल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सर्वांगसम में लिख भी देता हूँ। तो विद्यार्थियों, मैंने लिख दिया है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और इसको इंग्लिश में CPCT बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, C से कोरस्पॉन्डिंग, P से पार्ट, C से कॉन्ग्रुएंट और T से ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इनके संगत भाग कौन से होंगे? अभी भी मैंने बताया। अब देखिए इनके संगत भाग लेना स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी मैंने क्या बताया था कि जो कोण इसके इक्वल है वो इसके संगत होगा। जैसे x किसके इक्वल है? L के। L भी 50 डिग्री है, तो ऐसे होता है कोण x किसके इक्वल आ जाएगा? L के। दूसरा कोण y कितना है? 110 डिग्री, और y 110 डिग्री कौन सा है? M, तो M के इक्वल आ जाएगा। तीसरा कोण z कितना है? 20 डिग्री, और 20 डिग्री कौन सा है? N। यहाँ पर देखिए ऊपर n 20 डिग्री है, तो n के इक्वल आ गया। अब हमें भुजाएं लिखनी हैं। अब भुजाओं में तो आसान है, मैंने पहले भी सिखाया है। भुजाओं में देखिए एक्स वाई 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर कौन सी? LM, तो एक्स वाई इक्वल आ जाएगी LM के। दूसरा वाई जेड कितनी? 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर कौन सी? MN, तो वाई जेड, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, वाई जेड आ जाएगी आपकी MN के। तीसरा है कौन सी भुजा बच गई? XZ। XZ 10 सेंटीमीटर है और LN भी 10 सेंटीमीटर है, तो XZ आपकी इक्वल हो जाएगी LN के। ठीक है, XZ LN के इक्वल हो जाएगी। आप इस चित्र को देखते हुए भी आप इनके पार्ट लिख सकते हो। देखो कोण X कोण L के, कोण Y कोण M के, और कोण Z कोण N के इक्वल। और भुजाएं लिखनी हो तो XY किसके? पहले दो के, LM के। लास्ट की दो भुजाएं YZ किसके इक्वल है? MN के। ऐसे ही पहला उठाओ, इसका लास्ट उठाओ, उसको XZ बोलेंगे। इसका ही पहला उठाओ L, और इसका लास्ट उठाओ क्या? N। तो ऐसे भी इसके आप असंगत भाग बराबर लिख सकते हो। तो ये होगा आपका क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अपने और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।